हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी हाउस। आई एम आलोक यादव। चलिए आज आपको हम एक टॉपिक पढ़ाते हैं टेंस। एक्चुअली टेंस फॉर टेंशन। सभी बच्चे इंग्लिश में जो डरते हैं वो डरते हैं सिर्फ और सिर्फ टेंस से। तो देखिए हमें डरना नहीं चाहिए, और अगर हम डरेंगे तो वी आर नॉट फाइन। सो विदाउट डरिंग, विदाउट हेजिटेशन, आज आपको हम टेंस में थोड़ा नॉलेज देते हैं, बहुत ज़्यादा तो नहीं, एक जनरल जो बेस होता है टेंस का। हमें टेंस बनाने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, टेंस होते क्या हैं और टेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो आइए आज आपको हम शॉर्ट में कुछ बताने का काम करेंगे। तो देखिए गाइस, ये है हमारा टेंस, और टेंस मीन्स होता है, हिंदी में तो इसको हम काल कहते हैं, और काल को हमें पता है दूसरा शब्द होता है हमारा समय। काल मीन्स समय यानी टाइम। तो हमें याद रखना चाहिए टी फॉर टेंस, टेंस फॉर टाइम। ठीक है, तो हमें टेंस को समय मान के चलना चाहिए। और जो समय होता है हमारा वो होता है तीन प्रकार से। एक समय होता है हमारा, देख लीजिएगा, इसको हम तीन भागों में डिवाइड करेंगे टाइम को। एक टाइम होता है हमारा जो होता है चल रहा है अभी, जिसको हम कहते हैं प्रेजेंट, जिसमें हम बात कर रहे हैं, जिसमें हम पढ़ा रहे हैं, वो टाइम होता है हमारा प्रेजेंट टाइम। तो ये होता है हमारा प्रेजेंट, जिसको हम हिंदी में कहते हैं वर्तमान। इसके आगे मान के चलिएगा टेंस। ठीक है, तो वर्तमान काल। दूसरा टाइम होता है जो हमारा बीत चुका है, जिसको कहते हैं हम पास्ट। इसको कहते हैं हम भूतकाल, बीता हुआ समय। फिर से समझ लीजिएगा, भूत वही होता है जो बीत जाता है, उसको हम भूत कह के डरने लगते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। भूतकाल से संबंध है हमारा बीता हुआ समय। और थर्ड टाइम जो है वो है हमारा फ्यूचर, जिसको कहते हैं भविष्य या भविष्यत काल होता है, तो इसको हम भविष्य बोलेंगे। सिर्फ यहाँ पर हम सिर्फ भविष्य बोलेंगे, वैसे ये होता है भविष्यत काल। ठीक है, फ्यूचर टेंस। अब इसको समझने की ज़रूरत है। प्रेजेंट टेंस क्या होता है वो समझ लीजिएगा, पास्ट टेंस क्या होता है वो समझ लीजिएगा, और फ्यूचर टेंस होता है वो क्या है वो भी समझ लीजिएगा। तो प्रेजेंट, जैसे सपोज दैट अभी हम आपको बता रहे हैं, ये हुआ जाके हमारा प्रेजेंट, और हमने कल आपको क्या बताया था, क्या पढ़ाया था, वो हुआ जाके हमारा पास्ट। कल क्या पढ़ाएंगे ये हुआ जाके फ्यूचर। तो फ्यूचर जो होता है हमारा वो सस्पेंस होता है, क्योंकि वो क्लियर नहीं होता है, उसके बारे में हम कुछ नहीं जानते हैं कि होगा भी या नहीं होगा। तो फ्यूचर सस्पेंस में होता है, प्रेजेंट मुझे पता ही होता है, और पास्ट जो बीत गया वो भी जानकारी में होता है। तो इस प्रकार से हम टेंस को लेते हैं थ्री टाइप से, और तीन पार्ट में इसको हम डिवाइड करते हैं। अब हमें टेंस को समझने के लिए, बनाने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों की ज़रूरत होती है, जिसको कहते हैं बेसिक नॉलेज। तो बेसिक नॉलेज को लेने के लिए हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है, आइए हम उनको आपको डिस्क्राइब करेंगे, और उससे आप टेंस बनाना सीख सकते हैं वेरी इजीली। सो देखते हैं आगे। तो देखिए, एक टेंस को बनाने के लिए, टेंस में हमें बनाना क्या होगा, सेंटेंस। और सेंटेंस हमें ये पता होना चाहिए कि किस टेंस का है। तो वो तो बाद की बात है, जब हम टेंस की नॉलेज कराएंगे आप तब जान पाएंगे। टेंस के काइंड्स भी होते हैं, प्रत्येक टेंस के 4 काइंड्स होते हैं, वो हमने अभी आपको बताए नहीं है, जब आगे क्लियर पढ़ाएंगे पूरा डिटेल में तब बता देंगे। अभी बेसिक नॉलेज देखते हैं हम। तो देखिए, सबसे पहले आता है हमारा सेंटेंस। तो सेंटेंस को बनाने के लिए भाई टेंस के अंदर ही सेंटेंस होगा, पता चलेगा। सेंटेंस से हमें पता चलता है कि हम किस टेंस की बात कर रहे हैं, किस काल की बात कर रहे हैं, किस समय की बात कर रहे हैं। तो तब हमें क्या करना है, तो उस सिचुएशन में हमें सेंटेंस देख करके क्लियर होता है कि हम किस टेंस की बात करते हैं। तो सेंटेंस को बनाने के लिए किस किस चीज़ की आवश्यकता पड़ती है, तो देखिए सबसे पहला जो पॉइंट है वो होता है, सेंटेंस के लिए हमें चाहिए होता है सब्जेक्ट। सेंटेंस बनाने के लिए हमें ज़रूरत होती है सब्जेक्ट की, मीन्स होता है कर्ता। सब्जेक्ट मीन्स क्या होता है, कर्ता। तो देखिए, ये जो सब्जेक्ट होता है ये भी हमारा 2 टाइप्स होता है। पहले तो ये समझ लो कि कर्ता होता क्या है, ये इंपॉर्टेंट बात तो ये है, टाइप्स तो बात की बात है। तो सब्जेक्ट क्या होता है, तो सब्जेक्ट जो होता है हमारा डूअर होता है। डूअर मीन्स होता है कार्य को करने वाला, कार्य को करने वाला। ये हमें ये देखना होगा कि सेंटेंस में कार्य कौन कर रहा है, कार्य को कर कौन रहा है। तो जो कार्य को करता है वही हमारा
सब्जेक्ट होता है उसको हम डूअर बोलते हैं, ठीक है। तो इसको समझ के चलिएगा। और ये मोस्टली जो होता है वो सेंटेंस के, फर्स्ट थिंग ये हो गई, सेकंड थिंग ये देख लीजिएगा, ये सेंटेंस के बिगिनिंग में मिलेगा, ये सेंटेंस के एकदम बिगिनिंग में होगा, शुरू में होगा। ये बात हो गई दूसरी बात सब्जेक्ट को ढूंढने की। तीसरी बात है सब्जेक्ट में इंग्लिश में हु और हिंदी में कह लो कौन या किसने, कौन या किसने का प्रश्न कर दीजिए आप सेंटेंस में। प्रश्न करने पर अगर हम सेंटेंस में कौन या किसने का क्वेश्चन करते हैं तो हमें पता चल जाता है कि सब्जेक्ट है क्या, सब्जेक्ट इसमें कौन सा है, तो पता चल जाएगा। तो देखो सब्जेक्ट को ढूंढने के लिए, सब्जेक्ट को निकालने के लिए हमें जरूरत किसकी किसकी पड़ती है, कैसे पता चलता है। तो पहला काम हो गया जाके कि हम डूअर देख लें, डूअर मीन्स कार्य को करने वाला कौन है। दूसरा है कि सब्जेक्ट जो सेंटेंस के शुरुआत में होता है, प्रारंभ में होता है। तीसरा है सब्जेक्ट में हु का क्वेश्चन करने पर या कौन या किसने का क्वेश्चन करने पर हमें सब्जेक्ट प्राप्त हो जाता है। एक तो ये बात हो गई जाके। अब आते हैं हम इसको हम समझने के लिए, ये इसके पहले तो ये देख लीजिए कि इसके पार्ट होते हैं टू पार्ट्स होते हैं। ये भी दो प्रकार का होता है, सब्जेक्ट जो होता है वो दो प्रकार का होता है। एक तो होता है हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर, और दूसरा होता है प्लूरल। सिंगुलर होता है एक वचन और प्लूरल होता है बहुवचन। अब एक वचन और बहुवचन कौन होते हैं, तो जिनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको समझने की जरूरत है आपको, जिनसे हमें किसी एक नाउन का बोध हो, किसी एक प्राणी वस्तु स्थान का बोध हो, वो होता है सिंगुलर। और एक से अधिक का अगर हमें बोध होता है तो वो हो जाता है प्लूरल हमारा। तो सिंगुलर के अंतर्गत लेकिन फिर भी फिक्स है, सिंगुलर के अंतर्गत कौन आते हैं और प्लूरल के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, तो इनको हमें बहुत अच्छे से माइंड करना होगा, तभी हम समझ पाएंगे आगे। तो देखिए सिंगुलर क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं जैसे इंग्लिश में ले लो, ही, शी, इट, दिस, दैट और एनी नेम, एनी नेम। बहुत अच्छे से समझने की जरूरत है। ही, शी, इट, दिस, दैट और एनी नेम, यानी यह है वह या किसी का नाम। हिंदी में समझ लो, यह है वह या किसी का नाम। यदि कहीं भी सब्जेक्ट हमारा यह है वह या किसी का नाम हो तो वो सिंगुलर सब्जेक्ट होगा। और इसके अलावा अदर जो भी हों, इसके अलावा हों अदर जो होते हैं वो सब प्लूरल होते हैं। और अदर में कौन से आ जाते हैं, जैसे आई है, बी है, यू है, दे है, सपोज। इस तरीके से ये सब्जेक्ट अगर पाए जाते हैं तो वो हमारे प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं, यानी कह सकते हैं मैं, तुम, वे इत्यादि, ये सब प्लूरल के अंतर्गत आते हैं। तो देखिए इसका एक हम सेंटेंस आपको दिखाते हैं, जिस सेंटेंस में हमें क्लियर करना होगा कि सब्जेक्ट है क्या, कैसे हम ढूंढेंगे सब्जेक्ट को और वो सिंगुलर है या प्लूरल है। तो देखिए जैसे लिखा है, वी आर स्टूडेंट्स, वी आर स्टूडेंट्स। एक तो ये हो गया सेंटेंस हमारा। दूसरा सेंटेंस है, ही इज गोइंग टू कानपुर, ये हो गया जाके। तो अभी हमारे जो सेंटेंस है वो दो है हमारे सामने, इनको समझने की जरूरत है। जैसे ये बी आर स्टूडेंट्स है, ये ही इज गोइंग टू कानपुर है। तो देखिए अब हमने ये कहा था कि सबसे पहली बात तो ये ढूंढना है कि हमें सब्जेक्ट इसमें है कहाँ, सेंटेंस दिया गया इसमें सब्जेक्ट कहाँ दिया गया। तो सब्जेक्ट ढूंढने के लिए सबसे पहले हमने कहा था कि डूअर, कार्य को करने वाला। बी आर स्टूडेंट, इसमें वर्क तो नहीं हो रहा है बट समझ में तो आ ही रहा है कि हम छात्र हैं। तो दूसरी पहचान देख लो, सब्जेक्ट जो होता है वो सेंटेंस के शुरू में मिलता है। तो हमें सेंटेंस के शुरू में क्या मिला है, बी मिला है, क्या मिला है, ही मिला है। तीसरी पहचान देख लो, तीसरी पहचान कह रही है हु मीन्स कौन या किसने। अगर हम सेंटेंस में कौन या किसने का क्वेश्चन कर दें तो हमें कन्फर्म है कि सब्जेक्ट प्राप्त हो जाता है। तो वी आर स्टूडेंट, हु आर स्टूडेंट्स, इसको हमने गायब कर दिया और क्वेश्चन किया हु आर स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स कौन है, इसको अगर हम ये कह दें हु आर स्टूडेंट्स, स्टूडेंट कौन है, तो हमें आंसर मिला बी, स्टूडेंट हम है, बी आर स्टूडेंट। ऐसे इसको क्वेश्चन कर लो, ही इज गोइंग टू कानपुर, हु इज गोइंग टू कानपुर। अब इसको अगर हम ये कह दें हु इज गोइंग टू कानपुर, अब ये देखिए हु इज गोइंग टू कानपुर, तो आंसर क्या मिलेगा हमें, ही इज गोइंग टू कानपुर, यानी ही मिलता है। तो ये इसमें क्या सब्जेक्ट हो गया जाके हमारा, ये ही सब्जेक्ट हो गया जाके।
तो हमें इन पहचान से पता चल जाता है। जैसे हमने इसमें कहा, अब इसमें डूअर पता चल रहा है, कानपुर जा रहा है, वह कानपुर जा रहा है, तो डूअर कौन है, कौन जा रहा है भाई बताइए, कौन जा रहा है, तो वह जा रहा है। तो इस तरीके से छात्र कौन है, वो हम है। तो इस प्रकार से हमें सब्जेक्ट प्राप्त होता है। और सिंगुलर प्लूरल की बात आती तो हमने पहले ही बताया था कि अगर ही, सी, इट, दिस, दैट या एनी नेम आता है तो हमारा सिंगुलर होता है, इसके अलावा कुछ आ रहा है तो प्लूरल हो रहा है। तो देखिएगा यहाँ पर बी आया, बी हमारा सिंगुलर के अंतर्गत नहीं आता है, इसलिए ये प्लूरल हो गया। ही हमारा सिंगुलर के अंतर्गत आता है, तो ये हमारे ही जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है, इसलिए इनके हिसाब से वर्ब लगती है। यहाँ बी प्लूरल है तो वर्ब आर हो गई, प्लूरल वर्ब हो गई। या ही सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब इज का प्रयोग किया गया है। वेल गाइस, अब हमारा सेकंड पॉइंट होगा, फर्स्ट पॉइंट था हमारा सब्जेक्ट, सेकंड पॉइंट है हमारा ऑब्जेक्ट, OBJECT। ऑब्जेक्ट मीन्स होता है कर्म। हिंदी में समझ लीजिएगा, कर्ता द्वारा किया गया कार्य कर्म कहलाता है। मेरी राइटिंग पे मत जाएं, आपको समझने की जरूरत है। हम बोल रहे हैं, हमें सुन लो और सुन के लिख लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बट समझने की जरूरत है। ऑब्जेक्ट क्या होता है, हमने बता दिया कि हिंदी में हम ये कहते हैं, शुद्ध भाषा में कहते हैं कि कर्ता द्वारा किया गया कार्य कर्म कहलाता है। हमारा जो डूअर है, सब्जेक्ट है, वो क्या कर रहा है, वो ही हमारा कर्म होगा। ठीक है, तो ये होगा जाके हमारा सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हुआ जाके। और ऑब्जेक्ट भी जो होता है वो हमारे दो प्रकार के होते हैं, इनको समझने की जरूरत है ऑब्जेक्ट को। तो ऑब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं, जैसे सब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं, ऐसे 2 टाइप्स इसके भी होते हैं। फर्स्ट होता है हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और दूसरा होता है हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इस तरीके से एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। अब ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन से होते हैं और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन से होते हैं, इसको भी समझ लीजिएगा। ये होते हैं नॉन लिविंग, नॉन लिविंग, बहुत अच्छे से समझने की जरूरत है। और ये होते हैं लिविंग, यानी नॉन लिविंग का मतलब होता है निर्जीव, और ये होते हैं सजीव। अब तो अच्छे से समझ लीजिएगा, ये निर्जीव वस्तुएं होती हैं और ये सजीव वस्तुएं होती हैं। तो जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं वो नॉन लिविंग होते हैं, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं वो लिविंग होते हैं। इसको देख लो, एक मोटा सा एग्जाम्पल बता दें आपको हम। जैसे मेरे पिताजी ने मेरे लिए एक साइकिल खरीदी, तो इसको हम जैसे इंग्लिश में लिखना चाहें, माई फादर इसको हम बॉट कर सकते हैं, परचेज भी कर सकते थे, बॉट मी आ साइकिल या बाइसिकल, कुछ भी लिख सकते हैं, BYCICLE। ठीक है, इस तरीके से BICYCLE, इसको हम बाइसिकल लिख देते हैं। तो देखिए, अब इसको इसमें समझने की ज़रूरत है हमें। तो जी माई फादर तो हमारा पता है, हमें पहले ही से पता है कि सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट की कैटेगरी में आता है, क्योंकि शुरुआत में होता है, और भी अन्य कैटेगरी जो उसकी क्राइटेरिया था उसके अंतर्गत ये पता चल गया। अब देखिएगा इसमें हुआ क्या है, हमें कैसे पता चला। हमने यही कहा था कि कर्ता वो कर्म है क्या, तो कर्ता द्वारा किया गया कार्य कर्म कहलाता है। अब कर्ता है फादर, फादर ने क्या किया, फादर ने मेरे लिए एक साइकिल खरीदी। ये काम किया है मेरे पिताजी ने, क्या किया है कि उन्होंने साइकिल खरीदी है। तो मेरे लिए और साइकिल, एक तो कर्म है मेरे लिए और दूसरा कर्म है साइकिल। अब यहाँ दो ऑब्जेक्ट हो रहे हैं, दो ऑब्जेक्ट, बहुत अच्छे से समझ लो। ये सीधी सी बात हो गई कि ये हमारा पूरा ऑब्जेक्ट है, मेरे लिए साइकिल खरीदना, ये पूरा ऑब्जेक्ट हो गया। अब ये ऑब्जेक्ट भी डबल है, एक डायरेक्ट है एक इनडायरेक्ट है। तो हमें देखना यही है कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है। इसको हमने ऑब्जेक्ट लिख लिया है ऑलरेडी। अब हमें यही पता करना है कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन है। तो एक तो मी ऑब्जेक्ट है और एक बाइसिकल। ठीक है, तो देख लो। अब मी जो होता है वो हमारा सजीव या निर्जीव हमें खुद पता होना चाहिए। तो मी हमारा जो है लिविंग थिंग्स में आता है, इसलिए ये इनडायरेक्ट हो गया। कौन सा ऑब्जेक्ट हो गया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। और साइकिल निर्जीव के अंतर्गत आता है, नॉन लिविंग में आता है, इसलिए ये हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया।
तो बस इतने ही हमें ध्यान रखने की जरूरत है। जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है लिविंग ऑब्जेक्ट और एक होता है नॉन लिविंग, मीन्स एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट को समझना भी हमें जरूरी था और हमने ये भी बता दिया कि सब्जेक्ट के द्वारा जो वर्क होता है वही हमारा ऑब्जेक्ट होता है। तो इस प्रकार से ऑब्जेक्ट हुआ जाके, राइट। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, सब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। अब हमारा थर्ड पॉइंट है वर्ब। वर्ब, वर्ब को हिंदी में क्रिया कहते हैं। अच्छा, वर्ब की डेफिनेशन समझ लीजिएगा। इंग्लिश में वर्ब को कहते हैं वर्ब इज अ वर्ड विच शोस एनी एक्शन। एनी एक्शन वर्ड जितने भी होते हैं, एक्शन वर्ड, जो भी एक्शन वर्ड्स होते हैं वो हमारे सब वर्ब्स होते हैं, राइट। इसको बहुत अच्छे से समझने की जरूरत है। वर्ब्स क्या है? वर्ब इज अ वर्ड विच शोज एनी एक्शन। वर्ब वो है जो कोई एक्शन शो करे, तो एक्शन वर्ड हमारे वर्ब कहलाते हैं, ठीक है। तो ये देखने की जरूरत है इसको हम, जैसे कि एक्शन वर्ड कौन कौन से होते हैं, जैसे हम गो, रन, प्ले, समझ लो। गो मीन्स जाना, वर्क हो रहा है, एक्शन हो रहा है। रन दौड़ना, एक्शन होना है। प्ले खेलना, एक्शन होना है। तो इन सब में एक्शन शो कर रहे हैं, इसलिए ये हमारे एक्शन वर्ड्स कहलाते हैं। तो वर्ब जो होती है वो हमारी एक्शन वर्ड्स होते हैं। और ये याद रखिएगा, जो वर्ब होती है, एक तो ये पॉइंट हो गया, सेकंड पॉइंट ले लो। वर्ब जो होती है वो सब सेंटेंस के एंड में होती है। एंड में, एंड में मीन्स क्या हो गया, जाके अंत में, अंत में होती है, ठीक है। और हिंदी में तीसरी बात ये आ रही कि हिंदी में जो अंतिम शब्द हो हमारा, अंतिम शब्द के अंतिम अक्षर को हटाकर ना लगा दीजिए। ना लगाने पर हमें वर्ब प्राप्त हो जाती है। समझ लो, जैसे हमने एक छोटा सा सेंटेंस लिख दे, फिर इसके हम काइंड्स भी बताएंगे। अभी सेंटेंस देख लो। हिंदी में एक वाक्य बता रहे हैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर, वह पढ़ता है। तो देखिए, वह पढ़ता है। अब अंतिम शब्द है हमारा ता है, पढ़ता है, ये पढ़ना है क्या, इसको समझ लीजिए कि ये पढ़ता शब्द मिला है, कोई शब्द नहीं होता है, ये तो हम लास्ट में लिखते हैं, है, था, थी, थे से शो होता है हमारा टेंस। बट यहाँ पर हम देखिएगा, यहाँ जो अंतिम शब्द है वो हमारा पढ़ता। हमने ये कहा था कि अंतिम शब्द के अंतिम अक्षर, और अंतिम अक्षर इसका है ता, को हटाकर इसको हटा दीजिए तो बचा कितना, पढ़। उसमें क्या लगा देना है, न, तो हो गया जाके पढ़ना। तो इस प्रकार से ये पढ़ना की अंग्रेजी हमें पता है होती है रीड, यही हमारी वर्ब बन जाएगी। तो ये वर्ब जो होती है इस प्रकार से हमें लास्ट में फाइंड करने को मिलती है। हम ऐसे फाइंड कर सकते हैं वर्ब को, हम ऐसे ढूंढ सकते हैं। तो इस प्रकार से ये हमारी होगी जाके वर्ब। अब देखिए, ये वर्ब जो होती है ना, इसके भी 2 काइंड्स होते हैं। यहाँ पर जनरली जो हम अभी टेंस की बात कर रहे हैं, सेंटेंस की बात कर रहे हैं, सेंटेंस के पार्ट बता रहे हैं बेसिक नॉलेज में, वहाँ पर वर्ब को हम 2 टाइप से या 2 काइंड्स में ले सकते हैं। एक होती है हमारी मेन वर्ब, जिसको हम कहते हैं मुख्य क्रिया। ये जो मुख्य क्रिया होती है ये एक्शन वर्ड होते हैं, ठीक है। इसको समझ लीजिएगा, मुख्य क्रिया जो होती है वही हमारी एक्शन वर्ड होती है। इसको हमने जैसे बताया था, गो है, डांस है, ठीक है, डांस है, सिंग हो गया, एक्सेट्रा मान लो, जो कुछ भी और भी हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एक तो हो गई हमारी मेन वर्ब, मुख्य क्रियाएं, और मुख्य क्रियाएं जो हमने बता दी। और इसके बाद दूसरा काम जो होता है वो होती है हमारी हेल्पिंग वर्ब। इसको समझ लीजिए, हेल्पिंग वर्ब होती हैं, ये होती हैं सहायक क्रियाएं। ये वाक्य में हमारे टेंस को भी शो करने का काम करती हैं और इनके साथ में सहायता के रूप में काम आती हैं वाक्य में। तो हम इसको कहते हैं हेल्पिंग वर्ब। ये भी 2-3 प्रकार की होती हैं। इसको जैसे एक तो बी वर्ब होती है, एक हैव, एक डू होती है, एक हैव होती है। होती तो बहुत हैं बट थोड़ी सी देख लीजिएगा। बी के अंतर्गत आती हैं इज, एम, आर, बाज और बेयर, ये आती हैं। डू के अंतर्गत आती हैं डू, डज और डिड। हैव के अंतर्गत आती हैं हैज़, हैव और हैड।
इस तरीके से ये आती हैं। बाकी और भी हैं, ऑक्सिलरीज के अंतर्गत आ जाती हैं, तो चलो हम यहाँ लिख दे रहे हैं कुछ थोड़ी थोड़ी। जैसे बिल है आपकी, सेल है, बिल सेल हो गई है, इस तरीके से आती हैं। कैन है, कोड है, सोड है, बोर्ड है, एक्सेट्रा, ढेर सारी वर्ब्स होती हैं, ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज होती हैं। तो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब 2 प्रकार की हमारी वर्ब्स होती हैं यहाँ पर, जो सेंटेंस में हमारा काम करती हैं। तो देखिए आप आज इतनी रखते हैं, और आगे आपको हम टेंस के बारे में और नॉलेज बताएंगे, टेंस के कितने काइंड्स होते हैं वो बताएंगे। बट अभी समझने की जरूरत इतनी है कि हमें एक सेंटेंस बनाने के लिए सेंटेंस, तो देखिए अभी हमने जो आपको बताया वो टेंस बनाने के लिए जो बेसिक नॉलेज की ज़रूरत होती है, और बेसिक नॉलेज में हमें ज़रूरत पड़ती है किसकी किसकी, एक सेंटेंस से बनाते हैं तो हमें सब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है, ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है और वर्ब की ज़रूरत पड़ती है। तो हमने आज आपको बेसिक नॉलेज का थोड़ा सा ज्ञान कराया है। आगे आपको हम टेंस के काइंड्स, प्रत्येक टेंस कितने प्रकार के होते हैं, और फिर उन टेंस को कैसे बनाया जाता है, उनके रूल्स क्या हैं, उनका इंट्रो क्या है, उनको कैसे पहचानेंगे, उनका स्ट्रक्चर क्या है, बनाने का नियम क्या होता है, ये सब आपको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे। सो बने रहिए मेरे साथ। और अगर अभी तक आपने स्टडी हाउस इटावा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको अवश्य सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि इसको सब्सक्राइब करने से आपको आए दिन नई नई क्लासेस मिलती रहेंगी, और ठीक है, आप आगे सीखते रहेंगे। थैंक यू।